I'm Vivek Shankar. In previous lecture, I am discussing about the galvanic cell and construction of galvanic cell in detail. But today I am discussing about the salt bridge, its function, importance and conditions, and electrode potential and factor affecting the electrode potential. These topics I am clearing in this lecture. सो विदाउट एनी लेट हम लोग वापस अपने वीडियो पे आ जाते हैं और अपने एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस। भाई सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसका फंक्शन कैसा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या, अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। समझिएगा मेरी बात को। सॉल्ट ब्रिज, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर पूछा जाता है। सॉल्ट ब्रिज के दो इंपॉर्टेंस बता दीजिए, सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शन बता दीजिए, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। इस तरीके से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ठीक है गाइस। चलिए, सॉल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। सॉल्ट ब्रिज जो होती है वो इन्वर्टेड यू शेप एक ट्यूब जैसी होती है, विच कंटेन एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है, लाइक KCl, जिसको हम लोग पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, ETC, इन अगर अगर पाउडर। अगर अगर पाउडर का मतलब होता है इन सेमी लिक्विड स्टेट, सो दैट आयंस कैन मूव इजीली, ताकि जो आयंस हैं वो आसानी से मूवमेंट कर सकें। अब सॉल्ट ब्रिज को आपने देखा था कि ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब था, उसमें हम लोग ने ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जिनकी मोबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम और सेम हो, ताकि कटायन और एनायन की मोबिलिटी भी सेम हो, ताकि वो मूव कर सकें और जो सॉल्यूशन पे जो चार्ज डेवलप्ड हो रहे थे, जो सॉल्यूशन पे चार्ज डेवलप्ड हो रहे थे, उन्हें वो क्या कर सकें, न्यूट्रल कर सकें। चलिए, तो आप समझ गए सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं उसके फंक्शन की। भाई सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है। भाई हमने जान लिया कि सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है, जिसमें कि हम लोग क्या भर देते हैं, जिसमें कि हम लोग एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जस्ट लाइक KCl, NaNO3, KNO3, NH4Cl, ETC इन अगर अगर मीडियम या सेमी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब उसके फंक्शन क्या है, what is the function of salt bridge? So the function of salt bridge, first function is the it completes the circuit by maintaining the flow of electron। ये क्या करता है बेटे, ये सर्किट को पहले तो कंप्लीट करता है और जो इलेक्ट्रॉन का फुल फ्लो होता है उसे वो मेंटेन करता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ गाल्वेनिक सेल में मैंने आपको दिखाया था, देखिए वाली प्रीवियस सीट है मेरी, इसमें मैंने बताया था कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये क्या काम कर रहा था, ये कर रहा था कि जिसपे जो सोल्यूशन पे जो चार्ज डेवलप्ड हो जा रहे थे ये उसे न्यूट्रल कर दे रहा था, चाहे वो कैथोड हाफ सेल हो चाहे वो एनोड हाफ सेल हो। जब इन दोनों को आप कभी भी जोड़ोगे तो ये एक सॉल्ट ब्रिज से जुड़ते हैं, जिस वजह से देखिए एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है इनका। क्या कंप्लीट हो जाता है, एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है यहां पर। तो पहला आप समझ गए सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पहला क्या है बेटे, सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन है इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा फंक्शन बेटे क्या है, दूसरा फंक्शन है इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन। ये दोनों सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को बनाए रखता है, मेंटेन करता रहता है। एंड थर्ड जो फंक्शन होता है इसका, सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज, सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन। ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन को मिनिमाइज कर देता है। सपोज करिए कि एक तरफ आपका पॉजिटिवली चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा, इस पोटेंशियल को क्या कर देगा, वो कम कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। इसीलिए जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो मिनिमाइज करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन को। तो ये बेटा तीन मैंने आपको ऐसे फंक्शन बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज के बारे में, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप समझ गए होंगे। आप आगे देखिए कंडीशन क्या होती है सॉल्ट ब्रिज की, सॉल्ट ब्रिज में हम कौन से इलेक्ट्रोलाइट भर सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं, क्यों इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इन सबका आंसर आपको यहां मिलने वाला है। कंडीशन
ऑन द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो उनमें कौन कौन सी कंडीशन फॉलो होती है? गाइस मैं आपको पहले बता दूं, इससे जो क्वेश्चन होता है वो एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। मैचिंग में, इस तरीके से कंपैरिजन में, इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस समझते हैं। पहली कंडीशन है आयनिक मोबिलिटी ऑफ कटायन एंड आयनायन शुड बी सेम सो दैट द बोथ हाफ सेल सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज साइमल्टेनियसली। क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब है कि जो कटायन और एनायन की मोबिलिटी होती है, जो उसकी चलने की या मूव करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो सेम होनी चाहिए या अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, किसी की कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम ऐसे इलेक्ट्रोड लेंगे जिनमें कटायन की मोबिलिटी, एनायन की मोबिलिटी शुड बी सेम, उनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, उनकी मूव करने की जो पावर है वो बराबर होनी चाहिए, वो कम और ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि ये दोनों जो सॉल्यूशन है, चाहे वो कैथोड हाफ सेल का सॉल्यूशन हो, चाहे वो एनोड हाफ सेल का सॉल्यूशन हो, दोनों को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी आराम से कर सके। साइमल्टेनियसली का मतलब आप जानते हैं, एक साथ, एक साथ वो जैसे एनोड को भी न्यूट्रल कर रहा हो और कैथोड को भी न्यूट्रल कर रहा हो। आप इस तरीके के आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, किसमें? सॉल्ट ब्रिज में। बिल्कुल सही। आगे देखिए सेकंड कंडीशन क्या होती है। सेकंड कंडीशन है कि आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ions of the electrolyte of the solution salt bridge should not react with any of the half cell electrode or electrolyte. It means that जो ions हैं आपके, वो इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस प्रेजेंट हैं, वो सॉल्ट जो आपका सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को बहुत, जो आयंस आपके प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, वो ना तो किसी भी हाफ सेल के इलेक्ट्रोड से रिएक्ट करने चाहिए, ना ही उसके इलेक्ट्रोलाइट से, क्योंकि अगर वो रिएक्ट करेंगे तो पीपीटी बन जाएगा, और पीपीटी बन गया तो फिर वो दोबारा न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप सॉल्ट ब्रिज में किसी भी प्रकार का आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, उनमें ये दो कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप ऐसे आयंस लोगे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लोगे जिनके आयंस ना तो किसी एनोड या कैथोड के हाफ सेल से रिएक्ट करें, ना उसके इलेक्ट्रोड से, ना ही उसके इलेक्ट्रोलाइट से। तो ये गाइस दो कंडीशन मैंने आपको बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी सॉल्ट ब्रिज के बारे में। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और नोट करिएगा, पोटेशियम क्लोराइड कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड। हम पोटेशियम क्लोराइड को कभी भी यूज नहीं करते हैं जब हमारे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड होता है, बिकॉज इट विल रिएक्ट विथ सिल्वर आयन। वो सिल्वर आयन से रिएक्ट कर जाता है और बनाता है व्हाइट प्रिसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का। अब मैंने पहली दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसके आयन ना तो किसी हाफ सेल से, ना तो उसके इलेक्ट्रोड से, और ना ही उसके इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करने चाहिए। ठीक है सर गाइस, आप ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। Which of the following is not used as a electrolyte in the salt bridge if we taken silver electrodes? तो गाइस आपको ये याद भी रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें यहां जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें, इस चैप्टर में हर एक कदम के ऊपर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड बहुत बार आने वाला है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बहुत सारे वर्ड आएंगे, बट ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम जान ले भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। चलिए मैं एक एक्सपेरिमेंटल
एक एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूं, उसके थ्रू मैं आपको डेफिनेशन बताऊं। मैं अगर चाहूं तो मैं डायरेक्ट आपको डेफिनेशन बता दूं कि भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होता है, बाकी आप उसके बारे में डीपली कभी कुछ नहीं जान पाएंगे और आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए मैं इसको एज जैसे हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में जाके एक चीज को प्रूव करते हैं, उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, वैसे ही मैं यहां करने वाला हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हेन एवर एनी मेटल रॉड इज डिप्ड into the solution its own ion, that dependency upon the magnitude of two opposite tendencies, that is solution pressure and osmotic pressure. सोचिए, जब कभी हम किसी मेटल रॉड को डिप कर देते हैं उसके सॉल्यूशन, उसके आयनिक सॉल्यूशन में, तो दो तरीके की डिपेंडेंसी जो होती है, मैग्नीट्यूड जो होते हैं, वो काम करने लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक होता है सॉल्यूशन प्रेशर, दूसरा होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? अभी आपने देखा था जब मैं गॉल्वेनिक सर आपको बता रहा था, तब मैंने वहां बताया था कि एक तरफ आप देख रहे थे रॉड का वेट डिक्रीज कर रहा था, दूसरी तरफ रॉड का वेट इंक्रीज कर रहा था, और ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि भाई रॉड का वेट सेम रहे, ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे। तो इतनी तीन पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ सकती हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज क्या आ सकती है? वेट ऑफ रॉड इंक्रीजेस। यही दो टेंडेंसीज हैं, सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, इन्हीं की वजह से चेंजेस आने हैं। तो वेट ऑफ रॉड इंक्रीज कर सकता है, वेट ऑफ रॉड डिक्रीज कर सकता है, वेट ऑफ रॉड सेम भी रह सकता है। अब सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है भाई? सॉल्यूशन प्रेशर क्या है? टेंडेंसी टू मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयंस। मतलब ये सॉल्यूशन जो प्रेशर है वो एक ऐसी टेंडेंसी है जो मेटल को कन्वर्ट कर देती है उसके आयन में। अगर कोई मेटल अपने आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स दैट इट लूज द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। और जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, या किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। इट मीन्स दैट सॉल्यूशन प्रेशर इज अ ऑक्सीडेशन मेथड। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? द टेंडेंसी, ये इस टाइप की टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ आयंस टू कन्वर्ट इनटू मेटल। भाई ऑस्मोटिक जो प्रेशर वो एक ऐसी टेंडेंसी है जो आयंस को उसके मेटल में कन्वर्ट कर देती है। अब कोई आयंस अपने मेटलिक फॉर्म में कैसे जा सकता है? द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वहां रिडक्शन प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? रिडक्शन। अगर कोई किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तो वो जो प्रोसेस होता है वो हमारा किस तरह का प्रोसेस होता है? बिल्कुल सही, रिडक्शन होता है बेटा वहां पर। अब यहां पर हम केस लिखते हैं, वन बाय वन केस लेके चलते हैं, आपको केस से समझाते हैं कि भाई एक्चुअली में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, कैसे हो गया, ये कैसे आया, कैसे डेफिनेशन हम इसकी याद कर सकते हैं हमेशा के लिए। रटनी नहीं है हमें यहाँ चीजें कोई, हमें केवल चीजों को समझना है। चलिए पहला केस देखते हैं। व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, सपोज करिए सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो क्या होगा? इन दिस केस मेटल हैज अ हायर टेंडेंसी टू कन्वर्ट आयन, सो वेट ऑफ रॉड डिक्रीजेस एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। इस टाइप के इलेक्ट्रोड जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे बेटे। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने एक पहला केस लिया जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका जो सॉल्यूशन प्रेशर है वो ज्यादा है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि जितना मेटल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आयन में, और जब आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल आयन में चला गया, तो इसका मतलब जो वेट होगा रॉड का वो डिक्रीज कर जाएगा, और इस टाइप के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको हम लोग एनोड बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? एनोड। वेरी गुड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा केस क्या है, केस नंबर सेकेंड। क्या बोलता है दूसरा केस? व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर। अब इसने उल्टा बोल दिया, कह रहा ना भाई अब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए किससे? सॉल्यूशन प्रेशर से, तो अब क्या होगा? तो इन दिस केस आयन हैज हायर टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू मेटल, so weight of rod increases and this type of electrode is known as cathode। दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस ये कह रहा है कि भाई जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन प्रेशर से, तो इस केस में जो हायर टेंडेंसी होगी
आयन की मेटल में कन्वर्ट होने की वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से अब क्या हो रहा है, आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि वेट ऑफ रॉड जो होगा इंक्रीज कर जाएगा, और ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, कैथोड। वेल डन। अब चलिए तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सॉल्यूशन प्रेशर। भाई तीसरा ये कंडीशन हो सकती है ना भाई, एक बार सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर कम, एक बार ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए, सॉल्यूशन प्रेशर कम, एक बार दोनों बराबर हो जाए, osmotic pressure is equal to the solution pressure, then no change into weight of rod। कोई भी चेंज नहीं होगा, ना तो रॉड का वेट डिक्रीज करेगा, ना ही रॉड का वेट इंक्रीज करेगा। इस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। कैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, जस्ट लाइक आपके प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ये हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। आप देखिए इन जितने भी मैंने आपको केस बताए, जितने भी हमने आपको टेंडेंसीज बताई, इन सबको मिक्सचर करके आप देखिए मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। सुनिएगा, इन दिस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, in this condition of equilibrium there will be same separation of charge due to this change, due to this change separation of a potential is developed which is known as electrode potential। इनका कहने का मतलब यह है कि इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम जो होगा देयर विल बी सेम सेपरेशन, उसमें सेम सेपरेशन होगा ऑफ किसका, चार्ज का। ड्यू टू दिस चेंज, इस चेंज की वजह से सेपरेशन ऑफ पोटेंशियल इज डेवलप्ड, सेपरेशन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। गाइस क्लियर हुआ ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है। सोचिए जरा, मैं आपको याद भी करा सकता हूं। इन दिस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देयर विल बी द सेम सेपरेशन ऑफ चार्ज ड्यू टू दिस चेंज separation of a potential is developed which is known as electrode potential। मैं पूछूंगा आपसे, सुनूंगा भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन, तो बिल्कुल याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरा आगे का टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो पहला है हमारा नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। हर एक मेटल का एक अपना अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, और उसके आयंस का भी अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। आप सपोज करिए आयरन सॉलिड से +2 में जा रहा है, तो उसका एक अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अगर +3 में चला जाए तो एक अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिफरेंट होगा। मतलब ये दोनों आयन है और दोनों आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट होगा। अगर मेटल डिफरेंट है तो उसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट होगा। दूसरा फैक्टर कौन सा है, दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ आयन। दूसरा फैक्टर कौन सा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अगर आप आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करेगा, वेरी करेगा। प्रेशर बढ़ा दोगे किसी गैस का, तब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी करेगा। टेम्परेचर बढ़ा दोगे, एक्सपेरिमेंट जो जिस टेम्परेचर पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर आपने टेम्परेचर राइज या कम किया तो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी करता है बेटे। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट कर देते हैं किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। पहला होता है नेचर ऑफ द मेटल एंड इट्स आयन, दूसरा होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन, तीसरा होता है प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस, चौथा होता है टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये सब पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, इन सब पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इसी को हम लोग नस्ट इक्वेशन कहते हैं, और इसी नस्ट इक्वेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको पूरा डेरिवेशन मैं बताऊंगा कि कैसे नस्ट इक्वेशन आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। नस्ट इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं और 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस आपको पहले इतना अपने कॉपी में लिखना है, समझना है। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे तुरंत मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं,
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट इक्वेशन को डिस्कस करूंगा।